हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हमारे पास आज के दौर में जो सबसे बड़ी दौलत है, जो सबसे बड़ी शोहरत है हमारी, वो है हमारी युवा पीढ़ी। लेकिन युवा पीढ़ी को क्या हो गया है, अचानक आत्महत्याएं बढ़ गई हैं देश में। आप देखिए कि एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले थे। उसमें ये पता चला कि बड़ी संख्या उन युवाओं की भी है जिन्होंने किसी कारणवश अपने आप को मौत के गले लगाया, ज़िंदगी ख़त्म कर ली। वो नहीं चाहते कि वो जिएं और इनके पीछे तमाम कारण हैं। तो क्या ये वो विषय हैं जिन पर हमें बात करना ज़रूरी है, और क्या हम ऐसे विषयों को लेकर के संजीदा हो सकते हैं? क्या हम ऐसे विषयों पर गंभीर हो सकते हैं? क्या ऐसे कुछ शिक्षाविद हैं जिससे इस बारे पे बात की जा सकती है? ये वो तमाम सवाल थे जो हमारे जहन में दौड़ रहे थे, कौंध रहे थे, और आज उन सवालों के जवाब लेने ही मैं आया हूँ। मैं सबसे पहले परिचय लूँगा सर से, जो हमारे साथ अतिथि हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे युवा पीढ़ी को लेकर के कि किस तरह से युवा पीढ़ी जो है गर्त में जा रही है और छोटी छोटी बातों को लेकर के आत्महत्याएं जो हैं वो हो रही हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सर आपका एक बार परिचय और उसके बाद हम बात आगे करें। मैं डॉक्टर सौरभ पारेख, मैं वर्तमान में गुजराती इनोवेटिव कॉलेज में प्राचार्य हूँ। सर जिस विषय पर मैं आज बात करने आया हूँ आपसे, जैसे मैंने अभी अपनी शुरुआत में बातें कही, आपने सुनी होंगी। क्या लगता है सर, जो युवा पीढ़ी है, सबसे पहले अगर हम बात करें युवा पीढ़ी को लेकर के उसकी सोच की, तो आप किस तरह से देखते हैं ये आत्महत्या के विषय को? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो इस विषय में जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब बच्चा शुरू में स्कूलिंग में जाता है तो फैमिली मेम्बर्स उस बच्चे की कंपैरिजन अपने आसपास के बच्चों के साथ करते हैं, और जब वो आसपास के बच्चों के साथ कंपैरिजन करते हैं तो अपने बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं एक वो कंपटीशन की भावना तो लेकर आते हैं, ठीक है वहाँ तक, लेकिन उनसे जो उनके एक्सपेक्टेशंस हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि बच्चा एक डिप्रेशन में आ जाता है, और उस डिप्रेशन में आने के बाद वो बच्चा कुछ समझ नहीं पाता। अगर मान लीजिए कि वो कैपेबल नहीं था, लेकिन उससे अपेक्षाएं आपने बहुत ज़्यादा कर ली, तो वो बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है, और डिप्रेशन में आने के बाद वो शायद परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो अगर हम बात करते हैं चुनौतियों की, मैंने आपको रोका है, बहुत सारी बातें जो हम करेंगे आपसे। सबसे पहले चुनौतियों से मैं बात शुरू करता हूँ। बच्चों के सामने ऐसी कौन सी चुनौतियाँ हैं? क्या वाकई में चुनौतियाँ हैं? सबसे उससे बड़ा भी सवाल ये है। बिल्कुल, चुनौतियाँ बहुत सारी है। चुनौती उनके ऊपर एक प्रेशर बना हुआ है, एक दबाव पूरा बना हुआ है कि किस तरह से वो अपनी लाइफ को आगे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उनके साथ जो मैंने पहले ही कहा कि फैमिली का एक बहुत बड़ा प्रेशर है, उसी के कारण वो आगे प्रेशराइज हो जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है पेशेंस। ये पेशेंस ना फैमिली मेंबर्स में है, ना वो पेशेंस विद्यार्थी में है, दोनों में ही पेशेंस नहीं है। शॉर्ट टर्म गोल्स को लेकर चलते हैं कि ठीक है, मुझे ये अचीव करना है तो अचीव करना ही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। धैर्यवान बनना चाहिए, परिवार को भी धैर्यवान बनना चाहिए, परिवार को भी ये चेक करना चाहिए कि हमारे बच्चे की कैपेबिलिटी कितनी है, वो कितना आगे बढ़ सकता है, किस फील्ड में उसकी रुचि है, उसी फील्ड में उसको आगे बढ़ाएं। तो शायद हमारे यहाँ ये जो बढ़ती हुई आत्महत्या की घटना है, शायद वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है। एग्जाम फेलियर जो है, दैट इज नॉट मीन कि आप लाइफ में फेल हो गए। डेफिनेटली एग्जाम फेलियर कभी भी लाइफ फेलियर नहीं हो सकता है। लाइफ फेलियर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा इशू है। देखा जाए, लाइफ फेलियर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारे देश में हमें शुरू से स्कूलिंग से ही एक मेंटर मेंटी रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहिए। घर में पेरेंट्स स्टूडेंट के मेंटर हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज में भी उनके मेंटर होना चाहिए, जो उन बच्चों से कंटिन्यूस एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करें, उनके साथ कंटिन्यूस बातें करें, उनसे सिर्फ पढ़ाई की बातें ही नहीं, उनके पर्सनल लाइफ की बातें भी करें। स्कूल के टीचर्स या कॉलेज के टीचर्स उनसे उनके घर की बातें भी करें, जिससे ये पता चल पाए कि वो बच्चा घर पर या अपने आसपास के एनवायरनमेंट में कितना कॉम्पिटिबल है, और वो अभी क्या करना चाहता है, और घर वालों के एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो एक जो मेंटर होगा, वो मेंटर इनके लिए ब्रिज का काम करेगा, जो कि मुझे लगता है कि अगर मेंटर मेंटर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगी तो ये हमारे देश के युवाओं के लिए बहुत बेहतर होगा। सर जब हम बात करते हैं युवाओं को लेकर के,
तो दो तरह की चीज़ें आती हैं, एक आता है फिजिकल हेल्थ और एक आता है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ जो है उसको लेकर के क्या कहेंगे, वो कितनी, क्योंकि फिजिकल तो चलिए ठीक है वो बाहर ही है दिखता है, लेकिन मेंटल तो माँ बाप को भी नहीं दिख रहा है और गुरुओं को भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि बच्चा थोड़ी देर घर में रहता है थोड़ी देर बाहर रहता है। देखिए, ये मेंटल हेल्थ की जो बात है, मेंटल हेल्थ एक स्टूडेंट की बहुत अच्छी हेल्दी हो सकती है। जैसा मैंने कहा कि मेंटर मेंटी रिलेशनशिप हो जाए तो मेंटर मेंटी रिलेशनशिप का एक फ़ायदा मेंटल हेल्थ पर भी होगा, क्योंकि बच्चा वहाँ पर अपने आप को काफ़ी हल्का महसूस करेगा। अगर वो अपनी बातें किसी एक ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन के साथ शेयर करता है जो उसकी बातें समझता है और उसकी उन बातों को समझकर वो मेंटर जब उसे अपने लाइफ के डिसीजंस में हेल्प करता है तो स्टूडेंट का मेंटल लेवल बहुत हेल्दी हो सकता है। सर, जब हम बात करते हैं कलयुग की, अगर मैं थोड़ा अध्यात्म पे आता हूँ, कलयुग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हावी हैं मनुष्य पर। जब हम बात करते हैं सनातन की, हिंदू धर्म की, तो कहीं ना कहीं ये भी बात करनी होगी कि आज की दौर में जो चीज़ें चल रही हैं वो शायद आपके दौर में या आपके फादर या उनके फॉरफादर के दौर में नहीं थी। सोशल मीडिया इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्या कहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया के प्रॉज एंड कॉन्स दोनों हैं और प्रत्येक व्यक्ति को, स्टूडेंट्स को ही नहीं, मैं तो इन जनरल भी अगर बात करूं तो सोशल मीडिया के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सोशल मीडिया को एक प्रॉन्स के रूप में यूज़ करना चाहिए, एक फ़ायदे के रूप में यूज़ करना चाहिए। अगर हम उससे अति में यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें नुकसान तो करेगा और यही अभी आज की युवा पीढ़ी के साथ भी हो रहा है कि सोशल मीडिया को वो अति में उपयोग कर रहे हैं। और जहाँ तक अति की बात कर रहे हैं तो अब एआई का समय आ गया है। सोशल मीडिया से भी 4 कदम आगे अगर हम बात करें, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आर्टिफिशियली जनरेट होती है, क्रिएट हो रही है और पता ही नहीं चलता है कि वो रियल है या फेक है। तो ऐसे में प्रत्येक स्टूडेंट को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कि वो इस सोशल मीडिया के इस दुरुपयोग से वो बच सके। बच्चे अक्सर वर्चुअली एक दुनिया बना लेते हैं असल दुनिया से अलग, तो सोशल मीडिया क्या इसमें कहीं उसका दुष्प्रभाव भी दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल, दुष्प्रभाव है। हमने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं कि जहां सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं बच्चे और परिवार उन पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं ये परिवार को भी देखना है, परिवार की एक महत्वाकांक्षा है। आज की तारीख में अगर हम देखें कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज होने के साथ साथ हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब में है, घर पर बच्चा अकेला है या बच्चे को उन्होंने मोबाइल दे दिया है, सिक्योरिटी पर्पस मोबाइल दिया था कि ठीक है बच्चा घर पर अकेला है, उससे बार बार फ़ोन पर बात करके हालचाल पूछ लिया जाएगा। लेकिन बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं उसे वो मिसयूज़ कर रहा है और मिसयूज़ जब हो रहा है, यानी कि जब उसे हम अगर बात करते हैं आजकल कि अगर हम सोशल मीडिया पे कुछ देखते हैं तो अगर हम कुछ प्रोडक्ट भी सर्च करते हैं तो उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट हमें आती है। इट मीन्स कि हमारे डिजिटल फुटप्रिंट सोशल मीडिया पर हम छोड़ कर जाते हैं। तो जब हम डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं तो बच्चे ने अगर कोई एक रील गलती से भी देख ली तो बार बार उसे उसी तरह की रील आती है, उसी तरह की एडवर्टीजमेंट आती है और ये एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है। और इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के, हमारे देश के जो आईटी लॉज हैं उन लॉ को भी बहुत पुख्ता करना पड़ेगा। सर, पारिवारिक और सामाजिक कारण जो हैं कितने महत्वपूर्ण होते हैं ऐसी स्थिति में जबकि एक बच्चा, मैंने जैसा अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कोटा में कुछ बच्चों ने सुसाइड किया, 2 बच्चों ने सुसाइड किया, कुछ दिन पहले इंदौर से भी बुरी खबर आई थी कि आईआईटी के एक बच्चे ने सुसाइड किया। तो क्या परिवार का दबाव है या फिर समाज का दबाव है? कहीं ना कहीं दोनों का दबाव है, परिवार का भी है, समाज का भी है। समाज का इसलिए है कि जब बच्चा सामाजिक रूप से बाहर निकलता है, घर से बाहर निकलता है, तो उसके कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल में भी वो उस एनवायरनमेंट को देखता है, समझता है कि हाँ ठीक है, फलाने दोस्त के किसी भाई का, बहन का जो है किसी कंपनी में बहुत बड़ा पैकेज हो गया, मेरा भी वैसा हो जाए। तो एक सामाजिक दबाव उस पर है। दोनों पारिवारिक और सामाजिक दोनों दबाव बच्चे पर रहते हैं और ये दबाव जो है वो उस विद्यार्थी को ओवरकम जो करना चाहिए वो ओवरकम करने के लिए मेरा तो यही है कि कहीं ना कहीं एक मेंटर उसे अपनी लाइफ में, एक ऐसा एक्सपीरियंस पर्सन उसे अपनी लाइफ में चाहिए जो उसे हर मोड़ पर मदद कर पाए, सदमार्ग पे लेके चले, सदमार्ग पर लेकर चले। वो हो सकता है कि वो उससे कोई टीचर हो, कोई गुरु हो, कोई आध्यात्मिक गुरु भी हो सकते हैं,
जो उसे इस मार्ग पर ले जा सकते हैं। सर, जब हम बात करते हैं इस ऐसे विषयों को लेकर के, बहुत गंभीर विषय होते हैं, आपको लग रहा है कि क्योंकि देखिए मैकॉले से लेके हम अभी तक यही सुनते आए हैं कि जो एजुकेशन पॉलिसी है हमारी वो बहुत गड़बड़ है देश की। मैं इस बात को मानता हूँ और इस बात को मैंने अनुभव भी किया है। कई सारे मंचों पर जब मैं जाता हूँ तो बात ये निकलती है कि सब देश की शिक्षा पद्धति में सुधार लाना ज़रूरी है। अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि ये नई शिक्षा पद्धति जो है वो भी लागू हुई है। किस तरह से देख रहे हैं आप दोनों को, और क्या बच्चों में बदलाव आ रहा है? क्या सवाल तो ये है कि क्या हम उस वास्तविक परिस्थिति के लिए बच्चों को तैयार कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल सही है कि ज़िंदगी में सामने आना है। जो हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति थी लॉर्ड मैकॉले की देन थी, और अगर हम बात करें तो उस समय ब्रिटिश संसद में भी उन्होंने, बहुत लिखित में है ब्रिटिश संसद के, आपको बुक्स में भी मिलेगा और काफ़ी जगह इसका जिक्र भी है, कि यदि भारत को जीतना है तो उसकी पुरातन संस्कृति को खत्म करें। तो उसी थॉट के अंतर्गत लॉर्ड मैकॉले ने भारत की शिक्षा पद्धति जो है वो डिज़ाइन की थी। और आज की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020, ये बहुत ही अच्छी एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसमें इन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को सम्मिलित किया है। और चूंकि भारतीय ज्ञान परंपरा हम जानते हैं कि बहुत सनातन परंपरा है। अगर हम बात करें कि शून्य की देन, तो वो भारत से हुई है। हम बात करते हैं, हमारे हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। ये तो साइंटिस्ट ने बाद में बताया, लेकिन हमारे पास तो पहले से लिखा हुआ है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही व्यापक है, और मुझे लगता है कि जो नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो बहुत ही कारगर साबित होगी आने वाले समय में। सर, जब ये चूँकि मैं एक संस्थान में हूँ ना, एक विद्यालय में हूँ, और उस विद्यालय में हूँ जहाँ आप एक बड़ी भूमिका में, प्राचार्य की भूमिका में, किस तरह की भूमिकाएं स्कूलों में होना चाहिए, कॉलेज में होना चाहिए बच्चों के लिए, ताकि वो इस तरह की सुसाइड अटेम्प्ट मतलब वहाँ तक ना पहुँचे। तो क्या स्कूलों में और कॉलेजों में भी इस तरह की कोई गतिविधियाँ होती हैं बच्चों के लिए और होना चाहिए? अगर आपकी तरफ से कोई इनोवेशन है तो वो भी बताएं। जी देखिए, हमारे कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो हमारे कॉलेज में हम मेंटर मेंटी रिलेशनशिप पे बात करते हैं। आते जाते हम बच्चों से जनरली बात करते हैं कि क्या समस्या है, क्या नहीं है। और डायरेक्टली जब इनिशियली इनका इंडक्शन प्रोग्राम भी होता है, तो उस इंडक्शन प्रोग्राम में भी सारी जानकारी उनको दी जाती है। और मैं प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक महाविद्यालय में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी अपने महाविद्यालय में एक मेंटर मेंटी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करें। प्रत्येक विद्यार्थी को आप एक टीचर अलॉट करें, या प्रत्येक टीचर के अंडर कम से कम 25, 30, 40 विद्यार्थी अलॉट हों। और ये 25-30 विद्यार्थी जो हैं, ये इस टीचर के साथ आने वाले अपने 3 साल साथ में जुड़े रहेंगे। ये टीचर्स उनके प्रत्येक चीज़ के लिए जवाबदार रहेंगे, यानी कि क्या वो विद्यार्थी कॉलेज आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, वो किन चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहा है, और क्या उसने परीक्षा के फॉर्म भरे नहीं भरे हैं। ये सारी चीज़ें अगर वो हम टीचर्स के माध्यम से देख पाए तो शायद ज़्यादा ठीक होगा। तो ये सब चीज़ें, काउंसलिंग कहीं ना कहीं एक बड़ी बहुत बड़ी जरूरत है। बिल्कुल, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार काउंसलिंग कर लिया, लेकिन अगर कंटिन्यूस प्रोसेस होगी तो काउंसलिंग बेटर हो सकती है। आपके जीवन का कोई ऐसा अनुभव रहा सर अभी तक कि जहां आपने किसी एक बच्चे को देखा हो कि निराश है या बहुत ज़्यादा उसके अंदर डिमोटिवेशन आ गया है, तो ऐसा कोई उदाहरण जो ज़िंदगी में जो? जी बिल्कुल है। मैं अगर एक बार बात करूं तो हमारे यहाँ एक मदर है, वो अपनी डॉटर को एडमिशन के लिए लाई थी, और बच्ची 12th के बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। कारण उसके 2-3 कारण थे डिप्रेशन में आने के। और जब उस बच्ची का एडमिशन मैंने किया, और उसके एडमिशन के बाद मैंने उसे प्रतिदिन आने के लिए कहा कि प्रतिदिन कॉलेज आना है और आकर मुझसे मिलना है। पहले मेरे साथ 15-20 मिनट बैठेंगे और उसके बाद हम क्लास की तरफ जाएंगे। और ये चीज़ कंटिन्यूस अगले 3 महीने 4 महीने चलती रही, और उस बच्ची में इतना बदलाव आया कि आज वो IIM की स्टूडेंट है। IIM में उसका एडमिशन हो गया है, और वो अपने सक्सेसफुल करियर की तरफ बढ़ रही है। क्या बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए और इतने अच्छे सुझाव देने के लिए। दोस्तों, एक चौपाई है, और वो चौपाई बहुत अच्छी चौपाई है, मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए, कोशिश करता हूँ। एक ये कहा गया है कि साहब, बिन सत्संग विवेक न होई, और
राम कृपा बिन सुलभ न कोई। तो आप जिस तरह से देखिए, सत्संग जब आप करते हैं तो तब जाकर के आपके अंदर अच्छा और बुरा सोचने की क्षमता आती है, पहली चीज। दूसरा कि जब राम की कृपा होगी तभी आपको वो चीज़ प्राप्त भी होगी। तो कहीं ना कहीं इन सारे जो धर्मों में जो चीज़ें लिखी है, हमारे धर्म में लिखी है ना, अलग अलग धर्म है, हिंदू धर्म में मैं बात करूं खास तौर पे, तो कहीं ना कहीं ये भी है कि गुरु जो हैं उनका स्थान सबसे ऊपर है। तो दुनिया में अगर आपको ये लगता है कि ज़िंदगी में कुछ परेशानियां हैं तो निश्चित रूप से बैठिए, सुलझाइए, समझिए। मुझे लगता है कि ज़िंदगी एग्ज़ाम के आगे बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। ज़िंदगी का परीक्षा जो है, जो जीवन की परीक्षा है, वो सबसे बड़ी परीक्षा होती है और हमको उसको कहीं ना कहीं सुलझाना पड़ेगा, परीक्षा देना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में आए हैं तो जीना पड़ेगा। सीधी सी बात है। उमेश भारद्वाज, सूर्योदय टीवी, इंदौर।